हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ डॉक्टर पापिया बिगोनिया। आज हम इम्यूनिटी से रिलेटेड एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत कॉमन है, बट कॉमन होते हुए भी कुछ लोगों के लिए इतना प्रॉब्लमेटिक है कि उनके लिए डेली लाइफ बिताना मुश्किल होता है। और वो प्रॉब्लम है एलर्जी। एलर्जी नॉर्मली माइल्ड मॉडरेट होता है, बहुत सीवियर रेयरली होता है, लेकिन जिनको होता है उनके लिए काफ़ी तकलीफदेह होता है। दुनिया में करीब हर 100 में से 5 व्यक्ति को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। वो किसी एक, दो या एक से भी ज़्यादा चीज़ों से एलर्जिक होते हैं, जिसके वजह से समय समय पे उनको एलर्जिक सिम्टम्स होता है और वो एलर्जिक सिम्टम की वजह से काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एलर्जी क्या है, कैसे होती है, किन चीज़ों से होती है, कैसे उससे बच सकते हैं या ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सो व्यूअर्स, प्लीज़ सी द फुल वीडियो टू नो एवरीथिंग अबाउट एलर्जी। व्यूअर्स, लास्ट 2 वीडियो में मैंने आपको इम्यूनिटी के बारे में बताया। एलर्जी एक इम्यूनिटी से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। इम्यूनिटी क्या होती है? जो कि हमको बाहरी इन्फेक्शस एजेंट से बचाती है, जैसे जार्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन यही एलर्जिक रिएक्शन तब होता है जब हमारी इम्यूनिटी ऐसी चीज़ों के खिलाफ लड़ती है जो कि एक्चुअली जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। मतलब एक फॉल्स अलार्म पे काम करती है। जो नॉन इन्फेक्शियस चीज़ें हैं, जैसे डस्ट है, पोलन है, मोल्ड से, उनके अगेंस्ट में भी अगर इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाए तो होता है एलर्जिक रिएक्शन। ये बहुत कॉमन है एलर्जी। जिन चीज़ों से लोगों को एलर्जी होता है उनको बोलते हैं एलर्जेंस। तो देखते हैं कि एलर्जेंस क्या क्या होता है। कॉमन एलर्जेंस जो है, सबसे ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डस्ट। एक्चुअली डस्ट में होता है बहुत ही छोटे छोटे इंसेक्ट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं डस्ट माइट्स। वो जो डस्ट में ही ग्रो करते हैं। और डस्ट हमारे घर में हर लिनन में होता है, कपड़ों में होता है, बेडशीट्स में, सोफ़ा कवर्स में, पर्दे में, हर जगह होता है। डस्ट से हम बच नहीं पाते। इसके साथ साथ पोलन, जो कि एक्चुअली में पराग रेणु होता है, जो प्लांट्स के से निकलता है एक पर्टिकुलर सीज़न में। फिर होता है, जैसे आपने देखा अभी बरसात का सीज़न है, सब जगह डार्क ग्रीन, डार्क ब्लैक कलर के फंगस ग्रोथ हो रहा है। जहाँ पर भी डैम्प या पानी जमा होता है, ये जो फंगस है, उनके जो स्पोर्स होते हैं उनको बोलते हैं मोल्ड्स। ये मोल्ड्स भी हाईली एलर्जिक होता है। फिर पैट एनिमल्स के स्किन से हो सकता है, इंसेक्ट से हो सकता है, एंड बहुत सारे लोगों को फूड से भी एलर्जी होती है। पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड से एलर्जी होता है। और कुछ कुछ पेशेंट्स में जब एंटीबायोटिक दिया जाता है वो भी एलर्जिक रिएक्शन करते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक भी एक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाला जाता है, जिस वजह से वो एक्चुअली में एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है और एलर्जिक रिएक्शन देते हैं। तो ये एलर्जिक रिएक्शन होता क्यों है? जैसे डस्ट है, पोलन है, ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, हमारी बॉडी को डैमेज नहीं करेगा, लेकिन स्टिल दो हमारी बॉडी की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, एंटीबॉडी उनके अगेंस्ट में बनने लगता है। असल में एक स्पेशल कैटेगरी की एंटीबॉडीज़ होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है, जिसको बोलते हैं IgE एंटीबॉडीज़। वो हमारी बॉडी में पहले से मौजूद होता है, प्री फॉर्म्ड होता है। जो हमारी बॉडी के मास्ट सेल होता है, बेसोफिल होता है, जो WBC का ही एक टाइप है, उनके सरफेस में ये एंटीबॉडीज़ होता है, IG एंटीबॉडीज़। अब जैसे डस्ट या पोलन हमारे नाक से साइनस कैविटी में अंदर जाएगा, तो हमारी जो नोजल कैविटी के अंदर टिश्यू है, वहाँ पे बहुत सारे मास्ट सेल होता है। उन मास्ट सेल के सरफेस में IgE एंटीबॉडीज़ होता है और वो पोलन जाके उससे बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने से वो मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाएगी, और जैसे ही मास्ट सेल एक्टिवेट होगा तो ये बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स बनाएगा, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रीन, हिस्टामिन। ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स जो है वो हाईली एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स म्यूकस को एक्टिवेट कर देते हैं, नोजल सिक्रीशन आने लगता है, ईचिंग होता है, स्नीजिंग होता है, और नोजल कंजेशन हो जाता है और नोजल कंजेशन हो जाता है। तो ये जो एलर्जिक रिएक्शन है, ये आप बता नहीं सकते कि किसको किस चीज़ से होगा। तो फिर ये कारण जो है वो कैसे पर्सन में एक पर्टिकुलर चीज़ जाके एलर्जिक रिएक्शन करता है लेकिन दूसरे व्यक्ति में वो एलर्जिक नहीं होता है, वो एक्चुअली डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के, पर्सन के जो जेनेटिक मटेरियल है, मीन्स हमारी जो बॉडी के प्रोटीन कंटेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे कोई सब्सटेंस हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करता है।
तो जो व्यक्ति एलर्जिक होता है उसके पीछे एक कारण होता है उसकी फैमिलियल जीन, उसके फोर फादर्स के जीन, जेनेटिक फैक्टर्स, और दूसरा कारण होता है एनवायरमेंटल एक्सपोजर। हम जब छोटे से बड़े होते हैं तो हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सपोज होते हैं, और जितना हम क्लीन या स्टेराइल एनवायरनमेंट पे रहते हैं उतना कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम एक्सपोज होता है। जो व्यक्ति खेत खलिहानों में बड़े होते हैं उनको पोलेंस वगैरह नॉर्मली एनकाउंटर होते हैं, वो नॉर्मली उन चीज़ों से एलर्जिक नहीं होते क्योंकि बचपन से वो एक्सपोज होते रहते हैं। लेकिन जिन्होंने कभी पोलन से एक्सपोजर नहीं हुआ या बहुत कम हुआ, वो शहरों में रहें, वो गाँव में जाते हैं या बहुत बड़े गार्डन या किसी जंगल में घूमने जाते हैं, तो वहाँ की पोलन जो है उनके लिए एलर्जिक हो जाता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर का जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो ये है कि आप बचपन में ग्रोइंग एज में जितना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या नॉन एलर्जिक चीज़ों से भी एक्सपोज होता है उतना ही आपकी इम्यूनिटी उसके साथ एडजस्ट करना सीखता है। और आप अगर बहुत कम एक्सपोज होते हैं इन सब चीज़ों से तो आगे जाके एडल्ट लाइफ में आपको एलर्जी क्रिएशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसको बोला जाता है हाइजीन हाइपोथेसिस। इसके पीछे कारण क्यों है? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में जहाँ पे कंडीशन काफ़ी क्लीन एंड हाइजेनिक होता है वहाँ के लोग डेवलपिंग कंट्रीज से ज़्यादा एलर्जिक होता है। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, यहाँ पे लोगों की जो एलर्जी की परसेंटेज है वो डेवलप कंट्रीज से जैसे यूएस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया इनसे काफ़ी कम होता है। अब हम देखते हैं कि ये एलर्जिक रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। नॉर्मली बहुत कॉमन जो एलर्जिक रिएक्शन है वो दो तरह का होता है। वो तो एक होता है एलर्जिक राइनाइटिस या हे फीवर। एलर्जिक राइनाइटिस में तो नोजल रिएक्शन, फेशियल एरिया में जो इन्फ्लेमेशन होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी एलर्जिक कंटेंट है जैसे डस्ट है, पोलन है, वो रेस्पायरेशन के साथ हमारे नाक के साथ अंदर जाता है, तो हमारी नोजल कैविटी सबसे ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन के लिए प्रॉन होती है, ससेप्टेबल होती है। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो बहुत कॉमन कैटेगरी जो है वो एलर्जिक राइनाइटिस, जिसको हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में सर्दी जुकाम, सीजनल सर्दी जुकाम। और दूसरी जो कैटेगरी की एलर्जी होता है वो होता है फूड एलर्जी, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर फूड जो किसी पर्सन के लिए एलर्जी है वो फूड खाते हैं तो खाने के बाद उसके बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होता है। जो एलर्जिक रिनाइटिस है या सर्दी जुकाम वाला जो एलर्जी है उसमें भी दो सब टाइप्स होते हैं। एक होता है सीजनल, कुछ लोग सर्दी जुकाम पोलन के सीजन में होता है या कोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, तो उनको साल में एक दो बार वो एपिसोड होते हैं। और कुछ लोग होते हैं पेरिनियल या क्रॉनिक, मतलब उनको हमेशा ही चलता रहता है, क्योंकि उनके लिए जो एलर्जिक कंटेनिंग सब्सटेंस है वो हमेशा एनवायरनमेंट में मौजूद है। जैसे कि कोई डास्ट से एलर्जिक है, कोई मोल्ड से एलर्जिक है, तो उनके लिए तो वो हमेशा ही एनवायरनमेंट में मौजूद है, तो उनका एलर्जी का कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता। तो ये फूड एलर्जी और एलर्जिक राइनाइटिस, उनके दोनों के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। तो हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। जो एलर्जिक राइनाइटिस है या जो कॉमन सर्दी जुकाम है उसके सिम्टम्स तो सबको पता है, बहुत कॉमन होता है। आंखें लाल हो जाती है, आंखों में दर्द होता है, चुभने सा लगता है, आंखों के आसपास स्वेलिंग हो जाती है, नाक में सिक्रेशन होने लगता है, नाक में इचिंग होता है, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है, छींकें आती है। साथ में जो नाक के आसपास की टिश्यूज़ है, साइनस कैविटीज़ है, उसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से म्यूकस सिक्रेशन बहुत होता है, और वो म्यूकस सिक्रेशन कभी नाक से बाहर आता है जिसको हम बोलते हैं नोजल ड्रिपिंग, और साथ में फेशियल एरिया में, क्योंकि ये जो सारे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस मैंने बताया, जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स है, हिस्टामिन खास करके रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जी के लिए, और वो सेंसरी नर्व्स को भी स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से फेशियल एरिया में पेन भी बहुत होता है। और थोड़ा इससे माइल्ड से अगर सीवियर हो जाए तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है और पर्सन को अस्थमाटिक अटैक हो सकता है। और यही कंडीशन अगर क्रोनिक चले, लंबा चले, साल में बार बार रिपीट हो, तो फिर साइनोसाइटिस होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होता है। और जो फूड एलर्जी होता है उनका सिम्टम मोस्टली आता है स्किन पे और स्टमक में। जो एलर्जिक कंटेनिंग फूड है वो अगर कोई व्यक्ति खा लेता है तो उसको स्टमक में पेन होगा, डायरिया होगा, लूज मोशन होगा, और साथ में स्किन में इचिंग, लाल पड़ना और हाइप्स, लाइक फूल जाता है, एक लंबे चौड़े मोटे मोटे सूजन सी आ जाती है स्किन में। तो ये सारे रिएक्शन नॉर्मली फूड एलर्जी की वजह से होता है। अब अगर आप किसी चीज़ से एलर्जिक है तो बचने के लिए पता करना बहुत ज़रूरी है कि पर्टिकुलर कोई व्यक्ति किस चीज़ से एलर्जिक है। नॉर्मली लोग गैस करते हैं कि हाँ कल बैगन खाया था तो आज एलर्जी हो गया, है ना, सर्दी बहुत थी, ठंडे पानी से नहा लिया तो मुझे सर्दी जुकाम हो गया, या मैं डस्ट से कुछ काम कर रही थी घर की साफ़ सफाई तो उससे मुझे एलर्जी हो गया। तो ये सारा गैसिंग पे चलता है, लेकिन प्रॉपर डायग्नोसिस होने से ये पता चलता है कि व्यक्ति एक्चुअली किस चीज़ से एलर्जिक है, और उसके लिए होता है टेस्ट। टेस्ट अगेन दो तरह का है खास।
सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है स्किन के ऊपर टेस्ट करना, और दूसरा होता है ब्लड टेस्ट करना। तो स्किन टेस्ट जो है ये बहुत सारे सेंटर्स है, एलर्जी सेंटर्स हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं जो कि स्किन टेस्ट करते हैं। स्किन टेस्ट में क्या करते हैं, जो एलर्जिक, बहुत सारी एलर्जी कंटेनिंग सब्सटेंसेस उनके पास प्रेजेंट होता है, वो इसका एक्सट्रैक्ट बना के रखते हैं। जैसे और जब व्यक्ति एलर्जी टेस्ट कराने जाता है तो उसमें होता है प्रिक, स्किन में जो टेस्ट होता है उसमें अगेन 2 सब टाइप होता है, प्रिक टेस्ट और इंट्राडर्मल टेस्ट। प्रिक में क्या करते हैं, ऐसे स्किन में गोल गोल एरियाज बना देते हैं और हर एक एरिया के अंदर एक एक एलर्जिक सब्सटेंस को प्रिक कर देते हैं, छोटा छोटा नीडल पे लगा के नीडल से हल्का हल्का प्रिक कर देते हैं। और 10 से 15 मिनट के बाद जो व्यक्ति जिस चीज़ से एलर्जिक होगा वहाँ पे लाल पड़ जाएगा, और जहाँ पे जो चीज़ से एलर्जिक नहीं है वो सारे स्पॉट क्लियर होंगे। तो इस तरह से पता चल जाता है कि व्यक्ति किससे एलर्जिक है। और अच्छे से कंफर्म करने के लिए क्या होता है, प्रिक करने के बजाय इंट्राडर्मल इंजेक्शन, जस्ट स्किन के नीचे इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं अलग अलग स्पॉट पे, और आधे घंटे बाद, आधे से 1 घंटे के बीच में वो जिस चीज़ के लिए एलर्जिक हुआ वहाँ पे स्किन रिएक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। तो नॉर्मली हाथ में किया जाता है और यहाँ पे एरिया डिफाइन करके इंजेक्ट किया जाता है या प्रिक किया जाता है। और ब्लड टेस्ट में क्या करते हैं, जो पर्सन है उसका ब्लड निकालते हैं और उसमें IgE एंटीबॉडी लेवल को डिटरमिन करते हैं। जो व्यक्ति एलर्जिक होगा तो उसके बॉडी में ऑब्वियसली IgE एंटीबॉडी लेवल, IgE एंटीबॉडी हर किसी में होता है, जो एलर्जिक नहीं होंगे उनमें भी होता है, लेकिन जो एलर्जिक होंगे उनके बॉडी में IgE एंटीबॉडी लेवल नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा होगा। और साथ में यूसिनोफिल लेवल और बेसोफिल लेवल भी हाई होगा, यूसिनोफिलिया और बेसोफिलिया भी उस पर्सन को होगा। अगर फूड एलर्जी है उसको पता करने के लिए होता है जस्ट एक्सपोजर टेस्ट। उसमें क्या करते हैं, जो ससेप्टेबल एलर्जिक सब्सटेंस है, जैसे बहुत सारे लोगों को एग से एलर्जी होता है, मिल्क से होता है, पोटैटो से होता है, ब्रिंजल से होता है, सी फूड से होता है, उनको बहुत ही कम क्वांटिटी में इनहेल कराते हैं या थोड़ा सा खिला देते हैं, इंजेस्ट कराते हैं, और आधे घंटे तक वेट करते हैं कि कोई अनकंफर्ट तो नहीं हो रहा, या स्किन में कोई रिएक्शन तो नहीं आ रहा, या स्टमक में पेन या क्रैम्प्स तो नहीं आ रहे। तो इस तरह के टेस्ट से व्यक्ति कंफर्म पता कर पाते हैं कि एक्चुअली वो किस चीज़ से एलर्जिक है, 1 या 2 चीज़ क्या क्या चीज़ से एलर्जिक है, और उससे बचना है। तो ऑब्वियसली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट, कॉमन ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है एंटी एलर्जिक्स, जो एक्चुअली ड्रग जो है वो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होते हैं, जो कि मार्केट में आपको एंटी एलर्जिक्स की कैटेगरी से मिलता है। वो एंटी एलर्जिक लेते हैं जब भी एलर्जिक रिएक्शन होता है। साथ में नाक में अगर कंजेशन है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा म्यूकस जमा हो गया तो नोजल डीकंजेस्टेंट लेते हैं। स्टीरॉयड भी लेते हैं, स्टीरॉयड आप नोजल रूट से भी ले सकते हैं, ऑरली भी ले सकते हैं। मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स भी दिया जाता है। ये ट्रीटमेंट है, लेकिन ये सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। जब भी एलर्जी का अटैक हुआ तब ये ड्रग लेंगे, थोड़े दिन में आराम हो जाएगा, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद दोबारा अटैक होगा। तो एक्चुअली में प्रिवेंशन, ये ट्रीटमेंट तो ये हो गया, लेकिन प्रिवेंशन, उससे बचने का तरीका क्या है? बचने का एक ही तरीका है कि वो एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस से आपको दूर रहना है। अगर आप डस्ट से एलर्जी के, ऑब्वियसली आपको घर को बहुत क्लीन रखना है, डस्ट वाले जगह पे नहीं जाना है। अगर जाना पड़े तो डबल मास्क लगा लीजिए। पोलन से एलर्जिक है तो पोलन के सीज़न में अगेन मास्क यूज़ करना है। अगर मोल्ड से एलर्जिक है तो घर में कहीं भी डंप एरिया हो, वहाँ पे मोल्ड जमा ना हो, उसके ऊपर ध्यान देना है। लेकिन काफ़ी मुश्किल है इन सब चीज़ों को फॉलो करना। तो उसके लिए होता है एक और ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। ये बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है और स्पेशलाइज सेंटर में ये ट्रीटमेंट मिलता है, इम्यूनोथेरेपी। उसमें क्या करते हैं, जब ये पता चलता है कि एक व्यक्ति पोलन से एलर्जिक है, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति पोलन से एलर्जिक है, तो क्या करेंगे, पोलन का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे और उस व्यक्ति को बहुत ही कम क्वांटिटी की डोज से देना शुरू करेंगे। मतलब बहुत कम क्वांटिटी में स्किन में इंट्राडर्मल इंजेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे लोकल रिएक्शन होगा, हल्का हल्का एलर्जिक रिएक्शन होगा, और उसको हफ्ते में 3 बार, देन हफ्ते में 2 बार, फिर 15 दिन में 2 बार, 15 दिन में 1 बार, ऐसे करते हुए क्वांटिटी बढ़ाते 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 बढ़ाते, मतलब जो एलर्जी शॉट्स दिए जाएंगे, मतलब जिससे आप एलर्जी है उसी चीज़ को आपको इंजेक्ट किया जाएगा, उसको बोलते हैं एलर्जी शॉट या इम्यूनोथेरेपी। लेकिन बहुत कम डोज से शुरू करके हायर डोज में जाएंगे, और धीरे धीरे लगातार एक्सपोजर से क्या होगा, उस व्यक्ति की बॉडी जो डिसेंसिटाइज हो जाएगा, मतलब जो हाई सेंसिटिविटी थी वो सेंसिटिविटी कम होता जाएगा और ठीक भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत लंबा ट्रीटमेंट है, 2-3 साल तक चलता है, लगातार लेना पड़ता है वो इंजेक्शंस। और साथ में शुरू में जब इंजेक्शंस लगते हैं तो एलर्जिक रिएक्शन तो होगा ही, क्योंकि शुरू में तो आप डिसेंसिटाइज नहीं होंगे, तो काफ़ी तकलीफ भी होती है। लेकिन एलर्जी जो है वो इटसेल्फ बहुत तकलीफ दे हैं, वो व्यक्ति जो है उसकी लाइफ काफ़ी मिजरेबल हो जाती है। तो ये ट्रीटमेंट वर्दी है अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है एलर्जी से। तो एलर्जी नॉर्मली माइल्ड टू मॉडरेट होता है, लेकिन क्रोनिक पेशेंट्स के लिए काफ़ी तकलीफ दे होता है।
इस एलर्जी का एक बहुत सीवियर फॉर्म भी होता है जिसको हम बोलते हैं एनाफाइलेक्सिस। एक मेडिकल टर्म है एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस मीन्स आपको अगर कोई एलर्जी कंटेनिंग सब्सटेंस लार्ज डोज में दिया जाए और सडनली दिया जाए तो क्या होगा, जैसे मान लो कोई व्यक्ति एंटीबायोटिक से एलर्जिक है, पेनिसिलिन से एलर्जिक बहुत लोग होते हैं और पेनिसिलिन का इंजेक्शन लग गया तो क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी में पेनिसिलिन बॉडी में चला गया और सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होगा। विद इन 30 मिनट क्या होगा, उस व्यक्ति में ब्लड प्रेशर सीवियरली ड्रॉप हो जाएगा और सांस पूरी रुक जाएगी, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा ब्लॉक हो जाएगा। और ये एनाफाइलेक्टिक शॉक जो है, एनाफाइलेक्सिस एक्चुअली में डेथ करता है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग है, उस पर व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। उसमें बचने का एक ही तरीका होता है कि इमीडिएटली इंट्राकार्डियक हार्ट में इंजेक्शन लगता है एड्रेनालिन का, एफिनेफ्रिन का, ताकि मतलब हार्ट जो है वो रिवाइव कर जाए। तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन काफ़ी सीवियर होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर चीज़ से, कोई व्यक्ति क्विनिन से एलर्जिक है, कोई किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से एलर्जिक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप हॉस्पिटलाइज हो तो आपका ट्रीटमेंट चले तब पहले से ज़रूर डॉक्टर को बता दीजिए कि यह पेशेंट इस चीज़ से एलर्जिक है तो ये मेडिसिन ना यूज़ किया जाए ना। तो एलर्जी से बचने का जैसे कि हमको समझ में आया, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ट्रीटमेंट नहीं है उसका, कोई लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, तो प्रिवेंशन उस एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस से दूर रहना ही बेटर है। और साथ में आप इम्यूनोथेरेपी लेंगे तो एलर्जी में काफ़ी बेनिफिट होता है। तो व्यूअर्स, अगर एलर्जी से रिलेटेड और कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं, कोई फर्दर क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट बिलो। और अगेन मेरे साथ बने रहिए और मेरी वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।